Welcome back. I hope you are all doing well, learning well, understanding well. So today we will understand about Dr. Ram Manohar Lohia. क्या फिलोसफीज थी उनकी, वो किस फिलोसफी पे विश्वास रखते थे, वो क्यों अपोज करते थे कैपिटलिज्म को एंड कम्युनिज्म, दोनों ही आइडियोलॉजीज की। अगर उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी थी, वो क्या थी, वो विल अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे। सबसे पहले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर थे, पहली बात। दूसरा, उन्होंने सोशल मूवमेंट्स होते हैं जो सामाजिक तौर पे लिए जाए, समाज को कुछ बेहतर डायरेक्शन देने के लिए मूवमेंट्स लिए इंडिया में। और वो दोनों ही आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट करते हैं। एक आपका कैपिटलिज्म। सबसे पहले कैपिटलिज्म क्या होता है? देखो, जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, वहां पे एक नोशन आता है कि लीव एलोन लेजी फेयर। लेजी फेयर का मतलब होता है कि जो स्टेट है उसका उतना ही रोल होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम रोल होना चाहिए। मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी है, वो खुद को खुद से रेगुलेट करती है। इसके मेन प्रोमिनेंट थे, दैट वाज एडमिन स्मिथ एंड जॉन लॉक। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हम किन्हें बोलेंगे? वो जो मार्केट इकोनॉमी पे बेस्ड है, जैसे हम यूएसए की बात करेंगे। और कम्युनिज्म, जहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी और गवर्नमेंट ही हर चीज का टेक केयर करती है। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी आपकी? यहाँ पे रशिया आएगी या यूएसएसआर आएगी। उस टाइम की बाद में वो ब्रेक हुई, बाद में आइडियोलॉजी चेंज हुई, ईस्टर्न यूरोप कैसे डिवाइड हुआ। ये सब चीज़ें जानने के लिए आप मतलब प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी पॉलिटिकल साइंस आप स्टार्ट कर दो तो बेसिक्स पहले अपने क्लियर करो, बेसिक्स समझना। जैसे ये सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म कम्युनिज्म, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सिंपल शॉर्ट टर्म्स में हम जब एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलिज्म देखते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिज्म। अब उन्होंने अपने लेवल का एक, अब ऑब्वियस सी बात है, वो ये आइडियोलॉजी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी आइडियोलॉजी भी रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई तो आइडियोलॉजी होगी जिससे वो अपनाएंगे। तो उनकी जो आइडियोलॉजी जिसपे वो बेस रखते थे, जिसको वो मानते थे, दैट वाज न्यू सोशलिज्म। क्यों? इनका मानना था एक वेस्ट का अलग कल्चर है, वेस्ट की जो चीजें थी वो अलग तरीके से फॉर्म हुई है। हमारा इंडियन कल्चर टोटली डिफरेंट है, तो हमारे कल्चर को क्या सूट करेगा, इनके अकॉर्डिंगली न्यू सोशलिज्म। आगे हम डिटेल में जानेंगे कि न्यू सोशलिज्म है क्या। लोहिया सबसे पहले तो ये है कि पैदा हुए थे 1920 में, और एक मिडिल क्लास फैमिली में ये बॉर्न हुए थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वो कांटेक्ट में आए किन लोगों के? जो नेशनल स्ट्रगल्स या फ्रीडम फाइटर्स थे। और किन के द्वारा आए? उनके फादर के, क्योंकि उनके फादर भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? देश की आज़ादी में और नेशनल मूवमेंट्स में। वो 19 ईयर्स के थे जब वो जर्मनी चले गए। किस पर्पज के लिए गए? अपनी हायर स्टडीज को पूरा करने के लिए। उन्होंने पीएचडी की है इकोनॉमिक्स में, और वहां पे उनका यूनिवर्सिटी में जो थीसिस था या उनका जो टॉपिक था, दैट वो साल्ट एंड सत्याग्रह। साल्ट एंड सत्याग्रह अगर आएगा ऑप्शन में, वहां पे महात्मा गांधी नहीं लिखना है, वहां पे राम मनोहर लोहिया का नाम आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, बिकॉज एग्जामिनर यही छोटे छोटे पॉइंट से आपको घुमाता है। सो साल्ट एंड सत्याग्रह इज रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया। उसके बाद जब वो जर्मनी थे तो वो कांटेक्ट में आए कुछ इंटेलेक्चुअलिस्ट। इंटेलेक्चुअलिस्ट वो लोग होते हैं जो एक इलाइट मीन्स मेंटली काफी अच्छे ग्रो है, पढ़े लिखे हैं, उनका वैसा प्रॉपर तरीका है लाइफ जीने का। किनसे आए? जैसे इन्होंने 1930 में इन्होंने क्या किया कि इन्हें ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और पार्टिसिपेट किया इंडियन नेशनल मूवमेंट में कि भाई हमें भी देश के लिए क्या करना है, आज़ादी चाहिए, और अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं। ये बिलोंग करते थे एक सोशलिस्ट ग्रुप से, और इनने उस पार्टी को क्या बोल दिया? सोशलिस्ट ग्रुप पार्टी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं 1934 में, क्या है? लीडर्स लाइक लोहिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युतम, अशोक मेहता, मिन्नू मसाई, इन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश किया, जैसे मैंने आपको बताया, सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये ध्यान रखना, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि किसने फॉर्म की थी और कौन कौन इसमें प्रोमिनेंट लोग थे। तो आपको थोड़ा सा बाकियों का भी ध्यान रखना, एक बार आप लिख लो, आइडिया कर लो, या तो इसको रिवाइज करते टाइम भी जो नोट्स होंगे अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लिख देना। उसके बाद इन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये भी सवाल पूछा गया है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार पूछ लिया गया है, और हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। उनके मेजर वर्क्स क्या है? व्हील ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले, और क्रॉनिकल ऑर्डर में ना इन चीज़ों को, वर्क्स को आपने ध्यान रखना है। क्रॉनिकल ऑर्डर्स में क्यों ध्यान रखना है? उसके सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे आप लोगों के कभी कभी क्या होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में क्या होगा? आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर थिंकर है और उसकी बुक्स को आपने क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है। ABCD या ADBC ऐसे करके एक मतलब क्रॉनिकल ऑर्डर होगा। जैसे 1955 में ये थी,
1963 में ये थी, उससे पहले 1960 में कौन सी बुक लिखी थी। तो आपको एक पैटर्न में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री है, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मार्क्स को भी गांधी के साथ ला दिया और सोशलिज्म को भी साथ रख दिया। समझ लो कितने खतरनाक व्यक्ति थे ये। कास्ट सिस्टम, भाई कास्ट की भी बात की, कास्ट को यहाँ अम्बेडकर लगा के मत आना, इन्होंने भी कास्ट के बारे में लिखा। और ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है, बिकॉज हमें लगता है ये थिंकर वो तो अम्बेडकर जी थे ना जिन्होंने कास्ट पे बात की थी, चलो तुक्का मारते। ये तुक्का गलत साबित होगा, क्योंकि ये नहीं है। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, विल ऑफ पावर एंड अदर राइटिंग्स, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, पार्टीशन, और देन आपका द मिस्ट्री ऑफ सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला सवाल आपको आने के बिल्कुल चांस बनते हैं। अभी क्रिटिक थे, सबसे पहले वर्ड क्रिटिक होता है जब हम किसी चीज की टिप्पणी गलत, हम उस चीज को सही नहीं मानते। आप किसी चीज को सही मानते तो क्या करोगे, आप उसको फॉलो करोगे या उस चीज को अप्रिशिएट करोगे। बट यहाँ पे ये वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को क्रिटिक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं जो उनके तरीके की चीजें हैं, जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, वो टोटली डिफर करती है किनसे, हमारी इंडियन सोसाइटी से। देखो ये तो एक ऑब्वियस सच भी है। क्यों? आप पोस्ट कॉलोनी सोसाइटीज की बात करते हो या पोस्ट कॉलोनी आइडियोलॉजीज की बात करते हो, जब आप डेवलपिंग नेशंस की बात करते हो, उनके यहाँ पे जो रिलीजन था, उनके यहाँ जो सोसाइटी थी, उसका फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट हुआ है। हम हर किसी को जो चर्च वगैरह के कैथलिक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, हम हर किसी को ग्रीक्स के व्यू से नहीं देख सकते हैं। और इंडिया जैसा नेशन हमेशा कभी भी इन चीज़ों से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ वेस्ट में आप हमेशा दो ही कंसेप्ट देखोगे, दैट इज बॉडी एंड आपका माइंड। बट हमारे यहाँ पे सोल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो यू हैव टू सी द डिफरेंसेस, कैसे वो डिफर करती है, और अगर डिफरेंसेस है तो क्या है। तो ये अपना एक नोशन देते हैं, अपनी आइडियोलॉजी देते हैं, जिसे कहते हैं न्यू सोशलिज्म। अब यहाँ पे न्यू सोशलिज्म, ध्यान देना, ये मार्क्सिज्म को क्यों बोल रहे हैं कि मार्क्सिस्ट फिलोसफी हमारे यहाँ सूट नहीं करेगी, क्योंकि देखो यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं था उस टाइम पे। और अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं तो यहाँ पे ये दो क्लासेस, तो जैसे वहाँ पे वर्कर्स था और दूसरा कौन था, ऑनर्स था, और हमारे यहाँ तो मिडिल क्लासेस भी थी, और हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम था। तो ये डिफर करेगा ना, तो वो डिफर आइडियोलॉजी करेगी, तो वो थ्योरी और वो फिलोसफी यहाँ पे काम कैसे करेगी। इनका यही सेम मानना था कि वो यूरोप सोसाइटीज के लिए ठीक है, बट हमारी सोसाइटीज के लिए सेम आइडियोलॉजीज को हम यूज नहीं कर सकते। लोहिया एक कंसेप्ट देते हैं, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। वो कहते हैं ये दोनों चीजें अपोज नहीं है, बल्कि ये एक साथ चलती है। अगर हमारे पास लिबर्टी है, इट मीन्स हमें इक्वालिटी भी मिलेगी, और इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इट मीन्स हम फ्री है। इनका मतलब है कि ये दोनों ही चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे लिबर्टी कनेक्टेड टू नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स, private property of individuals, free to anything in the control of government, it is necessary to develop individual personality। कि भाई एक इंसान की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, एक इंसान है, कोई भी, आप, मैं या कोई और, हमारी जो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, हमारा अपना पर्सपेक्टिव है लाइफ को, वो डेवलप होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई और हमें कंट्रोल करे और हम उसी के थॉट के हिसाब से अपना विजन क्रिएट करें, क्योंकि कभी की किसी के थॉट्स कुछ और हो सकते हैं। बहुत बार लोग कुछ कहते हैं और इन रियलिटी कुछ और होता है। अब आप यूक्रेन के केस में भी ये एग्जांपल ले सकते हो। पहले इसको बहुत सारे यूरोप कंट्रीज ने ये चीज बोली कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको जब भी आपका कुछ न्यूक्लियर वॉर्स एंड ऑल चीजें होगी, आप अपना ये सब चीजें खत्म कर दो तो हम आपको हेल्प करेंगे। बट अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द डबल स्टैंडर्ड ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज। लिबर्टी कनेक्टेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स। अब यहाँ पे लोहिया कहते हैं इन दिस मैटर राइट टू प्रॉपर्टी द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट। जैसे हमने जॉन लॉक के बारे में, आपने देखो, मैं आपको हमेशा क्यों कहती हूँ आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से अपना स्टार्ट करो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि जब आप वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ोगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले जानोगे, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, एक तरीके का, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें चीजें और अच्छे से लर्न, अच्छे से समझ आती है। ये मानते हैं कि जब इंसान की अपनी, जैसे जॉन लॉक कहते थे कि इंसान अपने मैटर्स में फ्री है, लेकिन कुछ मैटर्स में उसको गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। कब? जब वो दूसरों की लाइफ में क्या हो, दखल अंदाज करे या दूसरों की लाइफ इंपैक्ट करे। इसका एग्जाम्पल, अब ड्राइव एंड ड्रिंक अलाउ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ उस इंसान की हानि नहीं पहुंचेगी लाइफ को, बट जो भी बेचारा रोड पे है उसकी लाइफ इफेक्ट हो सकती है। देन लोहिया कहते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट और सेपरेट। ये दोनों ही इक्वल है, इन द सेंस ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक के बजाय दूसरा वर्क नहीं करेगा, दूसरे के बजाय एक वर्क नहीं करेगा। अगर आप किसी को लिबर्टी दोगे, फ्रीडम दोगे, इसका मतलब उसको इक्वली ट्रीट करो। अगर इक्वली ट्रीट करो, इट मीन्स उस इंसान को क्या मिल रही है,
लिबर्टी। अब मैंने आपको न्यू ह्यूमनिज्म 2-3 बार बताया, अब ये क्या है, कैसे इनकी आइडियोलॉजीज क्या है, डिफर कैसे करती है, समझते हैं। इनका जो आइडिया था ये देते हैं 1959 में। ये बोलते हैं न्यू सोशलिज्म ऑफर्ड अ कम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया ये बोलते हैं कि जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ये क्या है, वेस्ट की फिलोसफीज है, और वेस्टर्न फिलोसफीज को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं डाल सकते एट इज। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटीज अलग है, हमारे यहाँ के कल्चर्स अलग है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस नहीं आए। अब ये क्या हमें बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इनके मतलब न्यू सोशलिज्म है। दिस इज कॉल्ड लोहियाज थ्योरी ऑफ इक्विडिस्टेंस। ध्यान देना, दोनों ही चीज़ों में उन्होंने एक बैलेंस मिडल पाथ चूज किया है। वो मिडल पाथ क्या है? इट इज बेसिकली द इनकॉर्पोरेशन गांधीज्म, जहाँ पे हम अहिंसा की बात करते हैं, जहाँ पे हम गवर्नमेंट्स की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट्स लोगों को हेल्प करेगी, वेलफेयर की बात करते हैं। ये गांधीज्म प्लस सोशलिज्म को क्या बोलते हैं? न्यू सोशलिज्म। जो इनका वर्जन ऑफ सोशलिज्म है, जो न्यू सोशलिज्म है, वो क्या है? जहाँ पे गांधी की फिलॉसफी प्लस सोशलिज्म की फिलॉसफी को कंबाइन किया जाएगा। जैसे सपोज आपको एक फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी चीज खाने में मतलब नॉर्मल पसंद है, मीठा और ना ज्यादा उसका तीखा, ठीक है। आप दो चीजों को कंबाइन करके उसका एक अलग टेस्ट क्रिएट करोगे। इन द सेम मैनर इन दो आइडियोलॉजीज को क्या किया? ब्लेंड किया, सो दैट इनका नया काइंड ऑफ सोशलिज्म जो किसके लिए बेटर रहेगा? इंडियन सोसाइटीज के लिए। अब ये 6 प्रिंसिपल्स ऑफ क्या बोलते हैं अपना सोशलिज्म, वो समझेंगे कि अगर इन्होंने न्यू सोशलिज्म दिया उसमें क्या क्या चीजें थी। पहले इग्लिटेरियन वर्ड का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे इक्वालिटी हो हर सेंस की, चाहे वो इनकम की हो या एक्सपेंडिचर की हो, मतलब इनकम और खर्चा। और इंटरडिपेंडेंस, ग्रोइंग इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंस, कि एक लोगों में आपस में क्या होगा, जैसे आज के ग्लोबल वर्ल्ड में क्या है, हम सभी इंटरडिपेंडेंट है, हमें कहीं से कुछ चाहिए, कहीं से कुछ चाहिए, हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। देन ये बात करते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट की। अब हम यूएनओ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कहीं ना हम ये मानते हैं ना कि वो एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करती है सबको। डेमोक्रेटिक फ्रीडम इन चॉइस ऑफ राइट टू प्राइवेट लाइफ, कि भाई आप हर इंसान की क्या होनी चाहिए? राइट टू प्राइवेट लाइफ, उसकी अपनी पर्सनल राइट टू प्राइवेट लाइफ। अब आपका एक फंडामेंटल राइट भी है अंडर आपका आर्टिकल राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21। और 21A के अंडर क्या आता है ये भी बताना। गांधीयन टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सिविल डिसऑर्डिनेंस, ये भी है। डिग्निटी एंड राइट ऑफ कॉमन मैन, कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग हैं तो उनकी लाइफ में डिग्निटी होगी, उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, नहीं। जो आम इंसान है उसकी लाइफ को भी क्या किया जाएगा? प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा, उसे भी अपनी लाइफ अच्छे से जीने का क्या है? अधिकार है। अब ये गोल्स बोलते हैं कि फ्यूचर अगर हमें अच्छा बनाना है तो उसके कुछ गोल्स होंगे। वो गोल्स ये कैसे निश्चय करेंगे? ये क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन होता है एक सडन चेंज, एवोल्यूशन होता है जो स्लो चीजें चेंज हो। सप्त क्रांति मतलब 7 काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस। अभी 7 काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है, हम इनको एक एक पॉइंट करके देखते हैं, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। इकोनॉमिक इनजस्टिस के अगेंस्ट रेवोल्यूशन, कि भाई इकोनॉमिकली क्या होगा? इक्वली लोगों को ट्रीट किया जाएगा, कोई भी बहुत ज्यादा अमीर और कोई भी बहुत ज्यादा गरीब नहीं होगा, सब मॉडरेट लेवल पे रहेंगे ताकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। कास्ट सिस्टम आपको पता है वर्णा के बेसिस पे होता है। वर्णा में 4 तरीके के डिवीजन दिए गए हैं। टॉप पे आपका ब्राह्मण है, सेकंड में आपका क्षेत्रियास है, देन वैश्यास एंड शूद्रास। जो कि ब्राह्मण से वो क्या करते हैं? टीचर्स है, क्षेत्रियास वॉरियर्स है, वैश्यास रिलेटेड टू आपका ट्रेड बिजनेसमैन है, एंड शूद्रा जो क्लीनिंग पर्पसेस वगैरह में डिवोट करते हैं अपनी ड्यूटी। जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वली सबको ट्रीट होना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और ये रिवोल्ट अगेंस्ट बोलते हैं इंपीरियलिज्म के। इंपीरियलिज्म को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ किसने बोला था? कैपिटलिज्म। आपने ये कमेंट करके मुझे बताना है। अगेंस्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन मतलब रेस, काला गोरा, ऐसा शक्ल वैसी शक्ल, यहाँ से बिलोंग करता है, ये नॉर्थ अफ्रीकन है, साउथर्न है, ये यहाँ इंडिया से बिलोंग करता है, मतलब ये काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन एनी सेंस डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। राइट अगेंस्ट कलेक्टिविटी, इंडिविजुअल को राइट है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से फ्रीली जी पाए। और नॉन वॉलेंट सिविल डिसऑबीडियंस, वॉलेंट मीन्स जहाँ पे लड़ाई झगड़े पे आ जाते हो तो हथियार उठाना स्टार्ट करते हो। हमें डिसऑबीडियंस करनी है बट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जैसे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि पीसफुली करना है, किसी को उससे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।
अभी मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? सबसे पहले ये सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी, बट ये भी चीज बोलते हैं हमें अडॉप्ट करनी है डेमोक्रेसी, बट हमारी अपनी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रख के। ये नहीं है कि वेस्ट की चीजों को एज इट इज हमें क्या करना है, अपने यहाँ पे लाना है। अगर हमें कोई चीज फॉलो भी करनी है वेस्ट की, हमें उसे अपनी सोसाइटी के हिसाब से ढांचे में डालना है। तो ये एक तरीका देंगे जिसे कहते हैं चकम्बा, मीन्स 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट। अब ये चकम्बा मॉडल क्या है, जहाँ पे विलेज होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, प्रोविंस होगा, सेंटर, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे बेसिक लेवल, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, और सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी। और इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेगी ताकि सबको प्रॉपर क्या मिले, न्याय मिले। अब फीचर्स क्या है इसके, सॉवरन मस्ट रिजाइड एट सेंटर, मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है, वो कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में। ऑल्सो 4 लिम्स ऑफ गवर्नमेंट विल हैव सॉवरन पावर्स, उनके पास जो 4 लिम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, सेंटर, इनके पास अपने जुरिडिक्शंस क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। और विलेज और डिस्ट्रिक्ट विल हैव पावर टू मेक लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं, आपके लॉ मेकर्स। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी क्या है, जो जस्टिस प्रोवाइड करेगी। 4 पिलर्स विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये किस बेसिस पे होगा, और कौन ऐसे वेस्टर्न फिलोसोफर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताया? मैकैल्बी नहीं है, मैकैल्बी से पहले भी कोई है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, वो लोग, डिवीजन तो होगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैंने कहा ना इंटीग्रेटेड मैनर में, सब एक बेटर पर्पस के लिए काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे। सो इट वॉज आपका जो आपका 4 पिलर्स का मॉडल है। उससे पहले हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा था, मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन बताया। ध्यान देना, क्योंकि क्रॉनिकल वे में, या तो ऐसे क्रॉनिकल वे में भी नहीं, लेकिन पूछ ले जाते हैं कि क्या है। और जो आपका न्यू सोशलिज्म है वो कैसे रिलेट करता है, क्या है, क्या डिफरेंट पॉइंट्स है उसमें, और ये क्यों। और इनका जो सोशलिज्म था, न्यू सोशलिज्म का, वो ब्लेंड था 2 चीजों का, गांधीइज्म प्लस सोशलिज्म। इन्हें गांधी की फिलोसफी और प्लस जो सोशलिज्म है उसको मिक्स करके, ब्लेंड करके क्या बनाया, अपने काइंड ऑफ सोशलिज्म, दैट वाज न्यू सोशलिज्म। और डायरेक्टली ये सवाल पूछा भी गया है कि राम मनोहर लोहिया किस फिलोसफी में विश्वास करते थे। सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रॉपरली चीज़ों को रिवाइज करना, ई बुक भी उसका लिंक आपको मिलेगा, और अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट।